हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। ये है क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। तो आप सभी जानते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने। और किसके माध्यम से की थी। तो माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो यहाँ पे आंसर है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी यानी कि अपने से बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी, जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, से कर्क की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ है, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी मालूम पड़ती है। मधुमक्खी के छत्ता तो आप सभी देखे होंगे। उसमें मधुमक्खी के छत्ते में इस प्रकार के कुछ बनाए हुए रहते हैं प्रकोष्ठ। इस प्रकार के कुछ प्रकोष्ठ बने रहते हैं। इस प्रकार के कुछ प्रकोष्ठ रहते हैं। इस प्रकार के कुछ प्रकोष्ठ रहते हैं उसमें। तो इसी के जैसे उनको दिखाई पड़ा था। मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठ की जैसे दिखाई पड़ती है। इन प्रकोष्ठों को उन्होंने उन प्रकोष्ठों को क्या कहा था? कोशिका कहा था। कोशिका यानी सेल लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। किसका अर्थ होता है छोटा कमरा? सेल का अर्थ होता है, सेल कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा है। और इस भाषा को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? को छोटा कमरा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर बनाया गया क्यों कहते हैं उसको संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई। तो आगे देखेंगे, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि क्योंकि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होता है। एक कोशिका जो होती है वो जीवन की सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होती है। सिर्फ कोशिका ही सभी क्रियाकलापों को संपन्न करने में सक्षम होती है, इसलिए क्योंकि कोशिका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कोशिका के अंग होते हैं, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट वगैरह वगैरह बहुत सारे उनका नाम होते हैं। उनमें बहुत सारे उनमें अंग होते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। जैसे पादप भी है, कोशिका का ही बना होता है। जैसे मनुष्य है और इनके अलावा भी जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पे पाए जाते हैं जो सजीव है, वे सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। सब में कोशिका होती है, कोशिका से ही बने होते हैं। कोशिका के अंदर कोशिकांग होता है। कोशिका के अंदर कोशिकांग होता है। कहने का क्या मतलब है कि कोशिका के अंदर बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं। उन्हीं अंगों को कोशिकांग यानी कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग बने होते हैं, जिनके कारण कोई कोशिका जीवित रहती है। और उन्हीं के कारण बहुत सारे जो कोशिका है वो जीवित रहते हैं। जैसे कोई भी जीव जंतु है, उनमें बहुत सारे अंग है, उन्हीं के कारणों से, उन्हीं के चलते जीवन चलती रहती है। आगे है, और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई वे कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई जिसको फंडामेंटल यूनिट बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। वे फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं यानी कि मूलभूत इकाई जो होते हैं, वे सभी मिलकर के ही कोशिका बनते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगमय झिल्ली क्यों कहते हैं? इसी सब क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कि प्लाज्मा झिल्ली, झिल्ली यानी कि जालीनुमा कोई अंग है, जालीनुमा कोई अंग है, जिससे
कोई भी वस्तु छान करके भेजा जाता है, जैसे चलनी देखते हैं, जैसे कि आटा चालने के लिए जो चलनी होता है, उनमें हम आटा को चालते हैं तो ऊपर में जो उसका चोकर होता है, जो मोटा वाला भाग होता है, जो अपशिष्ट होता है, उसको छांट दिया जाता है और जो कार्य मतलब जो काम का होता है वे नीचे चले जाते हैं। जैसे बालू चालने वाले जो चलना होते हैं उनमें भी जो बालू चालते हैं गिट्टी को बाहर कर देते हैं और बालू जो काम का होता है उनको हम निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने भी देती है। कुछ पदार्थ को अंदर अथवा बाहर आने जाने भी देती है। आगे है सभी पदार्थों को नहीं, सभी पदार्थों को नहीं जाने देती है। कुछ पदार्थों को जो हमारे शरीर को के लिए आवश्यक है उनको जाने देती है और जो अपशिष्ट होते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं उनको वे शरीर के अंदर नहीं जाने देते हैं, अंग के अंदर नहीं जाने देते हैं, इसलिए इसको पारगम्य झिल्ली कहते हैं। आगे है यह अन्य पदार्थों की गति भी रोकती है, अन्य पदार्थों की गति भी रोकती है। जैसे कोई पदार्थ बहुत तेजी से चल रहा हो उसकी गति को रोकने के लिए भी पारगम्य झिल्ली अपना कार्य करता है। पारगम्य झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है और कुछ पदार्थों की गति को भी रोक देती है। ये था तीसरा प्रश्न। ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है 9th का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पेज, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।